आज मेरी सास ने मुझे फ़ोन पर कहा था कि दिनेश कल ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी नौकरी शहर में लग गई है। यह सुनकर मैं कुछ परेशान सी हो गई थी, क्योंकि मैं एक अकेले छोटे से फ्लैट में रहती थी और मेरा पति दूसरे शहर गया हुआ था। मैं शहर में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं गांव से आई थी। अखिल की नौकरी पहले शहर में ही थी। हमारी शादी होते ही वह मुझे भी शहर ले आया, लेकिन फिर उसकी कंपनी वालों ने उसे दूसरे शहर भेज दिया। मैंने उससे बहुत कहा कि मुझे गांव में वापस भेज दो, मैं अपने ससुराल में रह लूंगी, लेकिन वह कहने लगा, नहीं, तुम मेरे इसी फ्लैट में रहोगी। पिछले 3 महीने से मैं अकेले ही इस फ्लैट में रही थी। अब तो मेरे पास आस पड़ोस के लोगों से भी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी और मेरा दिल भी लग चुका था। लेकिन मैं अपने देवर के आने का सुनकर परेशान सी हो गई थी। अगर मेरे पति यहाँ पर होते तो मुझे कोई चिंता ना होती, लेकिन देवर का यहाँ मेरे साथ अकेले रहना मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। लेकिन मैं अपनी सास से इस बात के लिए इनकार भी नहीं कर सकती थी। रात को जब अखिल का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें मेरी सास की बात बता दी। वह कहने लगे, यह तो अच्छी बात है, दिनेश रहेगा तो मुझे तुम्हारी भी चिंता नहीं रहेगी। मैंने कहा, अखिल, लेकिन मैं कैसे अकेली उसके साथ एक घर में रह सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से उखड़ गया। कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? वह मेरा भाई है, भला तुम उससे क्या खतरा हो सकता है? अखिल ने मुझे गुस्से और खतरनाक शब्दों में डांटा था। मैं आगे कुछ बोल नहीं पाई थी। फोन काट कर मैं लेट तो गई थी, लेकिन नींद आंखों में नहीं आ रही थी। रह रहकर मुझे गुस्सा आ रहा था। दिनेश का मेरे घर आना और फिर यहीं पर रहना मुझे एक आंख नहीं भा रहा था। जी चाह रहा था कि अभी अपनी सास को फोन करूं और साफ साफ मना कर दूं कि दिनेश को यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहर में होटलें भी हैं, वह किसी होटल में भी तो रह सकता है। लेकिन मैं यह बात नहीं कह सकती थी। मेरी परवरिश ऐसी नहीं थी कि मैं बड़ों से इस तरह बदतमीज़ी से बात करती। हालांकि मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। मुझे दिनेश शुरू से ही नहीं पसंद था। मम्मी ने अपनी सबसे प्यारी सहेली सुनीता के बेटे अखिल से मेरी शादी बचपन में ही तय कर रखी थी। मैं उनको ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन जब भी हमारे घर कोई फंक्शन होता या फिर मम्मी की सहेली के घर कोई फंक्शन होता तो सब लोग इकट्ठे होते थे और मेरी मुलाकात अखिल से हो जाती थी। वह बहुत ही उलझे हुए इंसान थे, लेकिन दिनेश उतना ही बातूनी और कुछ लोफर टाइप का लड़का था। लड़कियों से हंस हंस कर बातें करना, उसके आसपास घूमना और खूब हंसी मजाक करना उसकी आदत थी। जो बातें मैंने उसके बारे में गांव की लड़कियों से सुन रखी थी, मैं उसे नज़र भर कर भी देखना पसंद नहीं करती थी। जब हम बच्चे जवान हुए और अपनी अपनी पढ़ाई से फ्री हुए, वैसे ही हमारे माँ बाप ने मिलकर मेरी और अखिल की शादी कर दी। हमारी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ 4 महीने ही हो पाए थे, लेकिन अखिल की बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। शादी की पहली रात से ही अखिल ने मुझे हाथ नहीं लगाया था। कहने लगा, भले ही हमारी शादी बचपन से तय थी, लेकिन हम एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं पाए हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें, समझ लें, तभी हम रिश्ते की शुरुआत करेंगे। मुझे हैरत तो हुई थी, लेकिन फिर भी मैं अखिल की बात मान गई। अखिल शादी के 20 दिन बाद ही मुझे शहर लेकर आ गए थे और अभी तक हमारे बीच भी कोई संबंध नहीं बना था। और फिर 20 दिन ही हम शहर में रह पाए थे कि कंपनी की तरफ से अखिल को विदेश जाना पड़ा। और अब 6 महीने से अखिल विदेश में ही रह रहे थे। मैं यहाँ फ्लैट में अकेली रह रही थी और आज की खबर ने मुझे अंदर तक बेचैन करके रख दिया था। और मेरे देवर दिनेश का मेरे घर आना और फिर उसके साथ एक ही घर में रहना और वैसे भी नौकरी लग जाने का मतलब तो यही था कि अब वो कई महीनों तक यहीं रहेगा। हो सकता है कि नौकरी पक्की हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहे। और फिर अखिल तो 10 महीने से पहले आने वाले नहीं थे। मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अगले दिन मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया, क्योंकि मेरी सास ने खास तौर से कहा था कि दिनेश को छोले चावल, लौकी का रायता और मटर पनीर बहुत पसंद है, इसलिए उसी की पसंद का खाना बनाना। 7 बजे मेरे घर की डोरबेल बजी। मुझे मालूम था कि दिनेश ही होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वह सामने मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था और बड़े निसंकोच से सीधा अपना बैग लेकर अंदर आ गया। कहने लगा, ये बस का सफ़र भी थका देता है, अब मैं 2 दिन तक मस्त सोऊंगा। फिर मुझसे कहने लगे, भाभी, मेरा कमरा कौन सा है?
इस फ्लैट में बस 2 ही तो कमरे थे। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। उस कमरे में ज़्यादा फर्नीचर नहीं था। उसने एक नज़र कमरे के जायज़ा लिया और कहने लगा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा करो, तुम यहाँ पर सो जाना, मुझे तो बेड पर ही नींद आती है। ऐसा कहकर वह बड़े आराम से मेरे कमरे में चला गया। मैं उसे हैरत से देखती रह गई। उस समय मैं उससे बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी कि वह सोचेगा क्या। भाभी ने आते ही बहस शुरू कर दी। वह मुझसे बस 1 साल ही छोटा था, लेकिन अपने कद-काठी की वजह से मुझे बड़ा ही लगता था। मैंने खाना गर्म किया, तब तक वह नहा धोकर आ गया था। अपनी टेबल पर पसंद का खाना इतना सारा देखकर वह खुश हो गया। कहने लगा, भाभी आपके हाथों में तो बहुत ही स्वाद है। मैं तो खैर पहली बार ही आपके हाथ का खाना खा रहा हूँ, क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद तो आप शहर आ गई थी। ये कहने के बाद वह कहने लगा कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है। चलो आओ मैं दिखाता हूँ। बिना किसी झिझक के उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गया। मैंने गुस्से से कहा, मेरा हाथ छोड़ो। कहने लगा, पहले तुम्हें गिफ्ट तो दिखा दूँ। फिर उसने मुझे एक फैंसी सूट दिया। यह तुम्हारे लिए। मैंने उसके हाथ से सूट लेकर रख दिया। लेकिन जिस तरह का वह लड़का था, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे उससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानती थी, मैंने अपनी ज़िंदगी को नर्क में डाल दिया है। रात को दिनेश कमरे में ही सोया है और मुझे ड्राइंग रूम में सोफे पर लेटना पड़ा। मैंने तो सोचा यही था कि अगले दिन उसे कह दूंगी कि मुझे अपने कमरे की आदत है। अगर उसे मुश्किल है तो वह सोफे को हॉल में रखकर ड्राइंग रूम को ही अपना कमरा बना ले। न जाने वह कब तक यहाँ रहेगा। लेकिन सुबह जब मैं उठकर बाहर आई तो वह जा चुका था। लेकिन दोपहर को ही वह बड़ा खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ। कहने लगा, मेरी नौकरी पक्की हो गई है, कल से ज्वाइन कर लूँगा। यह कहकर वह बड़े लोफर अंदाज में सोफे पर बैठ गया था और मेरे सामने रखी टेबल पर उसने अपने पाँव रख दिए थे। कहने लगा, बहुत थक गया हूँ, मुझे एक कप चाय मिलेगी। मैं उसकी भाभी थी। मैंने उसे चाय बनाकर दे दी और कहा कि मुझे अपने कमरे की आदत है, इसलिए तुम ड्राइंग रूम को अपना कमरा बना लो। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी इस बात का वह इस तरह भी जवाब दे सकता है। कहने लगा, अगर तुम चाहो तो हम एक ही कमरा एडजस्ट कर सकते हैं। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूमकर रह गया था। मैंने गुस्से से उसे देखा तो वह हंसने लगा। कहने लगा, मैं मजाक कर रहा था। मैं उठकर किचन में जाने लगी तो मुझसे कहने लगा, वैसे तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो। जब गुस्से के मारे तुम्हारे गाल और नाक लाल हो जाती हैं तो जी चाहता है इन्हें। बात अधूरी छोड़कर वह शरारत से मुस्कुराने लगा था। मैं जानती थी वह किस टाइप की बातों का आदी है। चाहे सामने वाला उसकी बातों से परेशान ही क्यों ना हो रहा हो, वह बाज नहीं आता। रात का खाना बनाकर मैं अपने कमरे में चली गई। कमरे का हाल देखा तो मेरा सर घूम गया था। जी चाहा कि अपने सर पीट लूं। पूरे कमरे में उसके कपड़े बिखरे हुए पड़े थे, कहीं तौलिया तो कहीं जूते। मुझे जितनी सफाई पसंद थी वह उतना ही गंदा था। मैंने उसके सारे कपड़े उठा लिए और धोने के लिए मशीन में डाल दिए और उसका बैग बंद किया और बाहर हॉल में रख दिया। अगले ही दिन उसने कमरे में बेड लाकर डाल दिया था। मैं दिनेश के घर आने से पहले ही खाना बनाकर अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाज़ा लॉक करके बैठ गई थी कि जब यह खाना खाकर सो जाएगा तभी कमरे से बाहर निकलूंगी। जितना मेरा और उसका कम सामना होगा वही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वह एक नंबर का बदतमीज़ इंसान था। लेकिन मुझे हैरत उस समय हुई जब उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक देने शुरू कर दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो कहने लगा कि खाना तो टेबल पर लगा दो, कब से भूख लगी है और तुम हो कि तुम्हें एहसास ही नहीं है कि कोई भूखा प्यासा बाहर बैठा है। मैंने कहा, सब कुछ तो तैयार है, तुम प्लेट में डाल लो और खा लो, यह तो तुम खुद भी कर सकते हो। मेरी बात सुनकर वह इनकार करने लगा और कहने लगा कि कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ। लेकिन यह कहकर फिर से मुस्कुराने लगा। उसकी यह मुस्कुराहट मुझे बहुत जहर लगती थी और फिर थोड़े करीब होकर कहने लगा, मुझे आदत नहीं है इन कामों की, इसलिए मुझे तकलीफ़ हो तो होगी, लेकिन ये सारे काम तुम्हें करने ही पड़ेंगे। चलो जल्दी से जाओ और खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने उसे गुस्से से देखा था और किचन में चली गई। खाना गर्म किया और टेबल पर रख दिया। मैं उसके सामने बैठकर खाना नहीं खाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी प्लेट बनाई और अपने कमरे में जाने लगी। तो वह कहने लगा, यह क्या बात हुई, यह मेरे सामने बैठकर खाना खाओ।
मैं तुम्हें थोड़ी खा जाऊंगा, वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ और इसलिए तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। यह कहकर वह जोर से ठहाके मारकर हंस पड़ा था और कहने लगा, भाभी हो तुम मेरी, लेकिन ना मुझसे बात करती हो ना कुछ कहती हो। मैं तो बहुत बोर हो चुका हूँ। मुझे तो लगता है कि भाई भी दूसरे शहर इसलिए भाग गए हैं क्योंकि तुम उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार रखती होंगी, तभी तो जान छुड़ाकर चला गया है। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर मैं बर्दाश्त से बाहर हुई थी। मैंने कहा, तुम अपने काम से काम रखो तो ज़्यादा अच्छा है। तुम्हें खाना मिल रहा है, बस वह खाया करो। मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे गुस्से से बोलते हुए देखकर वह फिर से हंसने लगा, कहने लगा, यूँ बात मत किया करो। मैंने ये बात तुमसे पहले भी कहा है कि तुम गुस्से में ज़्यादा अच्छी लगती हो। काश कि अखिल की जगह मैं होता तो तुम्हारे साथ। उसकी बात सुनकर मुझे आग सी लग गई। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? वह कहने लगा, कैसी शर्म? जानती हो देवर भाभी में कैसे कैसे मजाक और बातें चलती हैं, लेकिन तुम तो शायद बहुत ही बोर किस्म की लड़की हो। ज़रा मेरे साथ वक्त गुजारा करो तो तुम्हें भी अंदाज़ा हो जिंदगी कितनी हसीन है। यह कहकर वह एक के बाद एक रोटी के निवाला मुंह में डाल रहा था। मैं बस उसे हैरत से देख रही थी। मैंने कहा कि मैं अखिल से बात करती हूँ, वही तुम्हें तमीज़ सिखाएंगे कि भाभी से कैसे बात करते हैं। मुझे लगा था कि इस बात पर वह अपना व्यवहार थोड़ा ठीक कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे तो जैसे किसी बात पर परवाह ही नहीं थी। मैंने फ़ोन पर अखिल को दिनेश के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन अखिल भी अजीब इंसान था। कहने लगा कि तुम गलत सोचती हो, वह ऐसा नहीं है। उसे अपने भाई पर न जाने क्यों इतना भरोसा था। उस शाम जब दिनेश ऑफिस से घर आया तो कहने लगा, सुनो, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है, ऐसा करो मेरे सर की हल्की हल्की मसाज कर दो, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया। वह तो ऐसे हक जताकर बात करता था जैसे कि अपनी पत्नी से कहता है। आज तक उसने कभी मुझे भाभी कहकर नहीं पुकारा था। मैंने कहा, तुम कोई पेन किलर खा लो और थोड़ी देर बाद खाना खा लेना जब सर दर्द रुक जाए तब। लेकिन वह जिद पर आ गया, कहने लगा, तुम नहीं मेरे सर की मसाज करोगी तभी तो मेरे सर दर्द ठीक होगा, तभी मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं भूखा ही सो जाऊंगा। मजबूरन मैं उसके कमरे में तेल की शीशी लेकर चली गई और उसके सर पर तेल से हल्की हल्की मसाज करने लगी। वह बेड पर लेटा हुआ था और मैं उसकी दूसरी साइड पर बैठे उसके सर की मसाज कर रही थी। वह मुझे एकटक देखे जा रहा था। एक दो बार मेरी नज़रें उसकी नज़रों से टकराई तो उसकी आंखों में बेशुमार शरारत भरी हुई थी। मुझे उसके इस तरह देखने पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तुम आराम से मसाज करवाओ और अपनी आंखें नीचे रखो। तुम मुझे यूं घूर घूर कर क्या देख रहे हो? मेरी बात सुनकर वह जोर से हंस पड़ा। कहने लगा, देख रहा हूँ तुम कितनी मासूम और प्यारी हो। तुम्हें देखते ही मेरे दिल मेरे बस में नहीं रहता। मैंने गुस्से से तेल की बोतल वहीं रखी और कमरे से निकलने लगी। पीछे से मुझे उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। कहने लगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज हो गई। मसाज तो कर दो, सच में बहुत मजा आ रहा था। मैंने उसकी एक न सुनी और कमरे से बाहर निकल आई। मैं अपने कमरे में आकर दरवाजे का लॉक लगाकर अपने बेड पर लेट चुकी थी। हालांकि मेरे कान बाहर की तरफ ही लगे हुए थे। पता नहीं वह खाना खाएगा भी या नहीं, ऐसे ही भूखा सो जाएगा। मुझे उससे लाख नफरत ही सही, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वह भूखा सोए। इसलिए मेरे कान बाहर की तरफ लगभग आधे घंटे के बाद ही मुझे बाहर बर्तनों की खटकने की आवाज़ आने लगी और मेरे दिल को सुकून आ गया और मैं आराम से सो गई। रात को न जाने कौन सा पहर था कि मुझे कुछ अजीबोगरीब सा शोर सुनाई दिया और उसी शोर की वजह से मेरी आंख खुली थी। मुझे लगा जैसे मेरे कमरे की बालकनी में कोई मौजूद है। मुझे किसी के चलने की आहट साफ महसूस हो रही थी। मैं एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। मेरे कांपते हुए हाथों से पर्दा हटाकर देखा तो वहाँ दो आदमी मौजूद थे। दोनों के हाथ में पिस्तौल थी। मेरा दिल धक से रह गया था, यानी कि हमारे घर में चोर घुस आए थे। वो चोर मेरे कमरे की बालकनी में थे और मेरी बालकनी का दरवाज़ा मेरे कमरे में खुलता था और चोर कमरे के दरवाजे के ठीक सामने खड़े हुए थे। वह कुछ ही पल के अंदर दरवाज़ा खोलकर आ सकते थे। मुझे नहीं याद था कि मेरे दरवाजे का गेट अंदर से लॉक है या खुला हुआ है, और मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं जाकर दरवाज़ा चेक करती। अगर मैं दरवाजे तक पहुंचती तब तक वह चोर अंदर जाकर मुझे दबोच सकते थे।
मैंने भलाई इसी में समझी कि मैंने जल्दी से रूम का दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ दौड़ लगा दिया। कमरे से बाहर निकलने से पहले मैंने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया था, लेकिन यह मेरी गलतफ़हमी थी, क्योंकि मेरे कमरे में खिड़की थी और उस खिड़की को अंदर से खोलकर कमरे की कुंडी को बाहर से आसानी से खोला जा सकता था। मैं हड़बड़ाहट में दिनेश के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी। वह भी गहरी नींद से उठ गया और मुश्किल से ही आंखें खोलकर मुझे हैरत से देखने लगा और पूछने लगा, क्या हुआ है? मैं फ़ौरन से उसके पीछे धक्का देकर उसके कमरे में आ गई। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और कुंडी भी लगा दी। यह देखकर वह बहुत हैरान हुआ था। मेरी हालत ठीक नहीं थी, डर की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने मुश्किल से कहा कि मेरे कमरे में चोर है। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। यह सुनकर तो मेरे रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। अपने कमरे की दस्तक की आवाज़ सुनकर दिनेश भी घबरा गया था, लेकिन मेरी हालत तो यह थी कि मेरा दिल ही धड़कना भूल गया था। और फिर मैं नहीं जानती थी क्या हुआ कि डर के मारे उसके सीने से लग गई और उसकी कमर को दोनों हाथों से जकड़ लिया। मैंने कहा, बाहर चोर है, यह लोग मेरे कमरे में थे। मुझे डर लग रहा है। डर के मारे मुझे लग रहा था कि शायद मेरी जान ही निकल जाएगी। मुझे अपनी इस गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने कसकर दिनेश की कमर को जकड़े हुए थे और उसके सीने से लगी। डर के मारे मैं कांप रही थी। शायद मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। कमरे में दोबारा से दस्तक होने लगी। बाहर जो भी था वह कहने लगा कि दरवाज़ा खोलो। मैंने दिनेश से कहा, दरवाज़ा मत खोलना, ये लोग हम दोनों को मार डालेंगे। मैंने उनके हाथों में बंदूक देखी है। मैं उसके सीने से लगी यह सब कह रही थी। वह मुझसे कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, ये लोग अंदर नहीं आ सकते, दरवाज़ा लॉक है। उसने मुझे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन मैं डर के मारे उसके सीने से लगी रही। वह मुझे अपने साथ लगाए बेड तक ले आया, फिर मुझे बेड पर बिठाया, खुद भी मेरे बराबर में बैठ गया। कहने लगा, डरो मत, मैं हूं ना। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई थी। इस बार बहुत ही तेज आवाज़ में एक आदमी ने कहा कि दरवाज़ा खोलो वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। यह सुनकर मैंने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। शायद हमारी किस्मत ही खराब थी कि हम दोनों को का फ़ोन ही हमारे पास नहीं था। मैं बदहवासी से भागते हुए अपना फ़ोन अपने कमरे में छोड़ आई थी और दिनेश ने अपना फ़ोन बाहर हॉल में चार्जिंग पर लगाया था, क्योंकि दिनेश के कमरे में बोर्ड तो था लेकिन फ़ोन रखने की कोई जगह नहीं थी। इसलिए सोने से पहले दिनेश अपना फ़ोन हॉल में चार्जिंग पर लगा देता था। मैंने कहा, तुम बाहर नहीं जाओगे? वह कहने लगा, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरा हाथ छोड़ो। यह कहकर उसने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया। उसके बाद उसने एक दराज से पिस्तौल निकाली। यह देखकर तो मेरा दिल जैसे थम सा गया था। मुझे यह डर लगने लगा था कि कहीं आपस में भिड़ न जाए, कहीं वह लोग उसे ही गोली ना मार दे। फौरन से उठकर मैं दिनेश के पास आ गई। मैंने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? कहने लगा, मैं कोई डरपोक दिल थोड़ी हूँ, उनका मुंह तोड़ना अच्छे तरीके से जानता हूँ, बस तुम कमरे से बाहर मत निकलना। मैं रोने लगी और कहने लगी कि भगवान के लिए तुम कहीं मत जाओ, यह हो न हो कि तुम्हें मार डाले। वह कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, अगर हम यहाँ कमरे में भी बैठे रहे तो भी वह लोग कमरे में दरवाज़ा खोलकर अंदर जरूर आ जाएंगे, इसलिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे लड़ना भी आता है और गोली चलाना भी। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मुझे बाहर बहस की और चीख पुकार की आवाज़ आने लगी थी। मेरा दिल डर की वजह से थर-थर काँप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग आपस में लड़ रहे हैं। मेरा दिल अंदर से ऐसे धड़क रहा था, मेरे होंठ सफ़ेद पड़ चुके थे, मेरे रंगत फीकी पड़ गई थी। मैंने दोनों मुट्ठियाँ बंद करके बेड पर बैठी थी और बुरी तरह से काँप रही थी। कहीं अगर दिनेश को कुछ हो गया तो वह लोग मेरे साथ भी न जाने क्या करेंगे। डर के मारे मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है और तभी मुझे गोली चलने की आवाज़ आई थी। मैं नहीं जानती थी कि कब और कैसे, लेकिन मैं होश की दुनिया से बेगानी हो चुकी थी। शायद डर के मारे मैं बेहोश हो चुकी थी। मेरी आँख चिड़ियों की चहकने से खुली थी। एकदम ही मैं उठकर बैठ गई तो मैंने देखा कि मैं दिनेश के बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे बाल भी बिखरे हुए थे, लेकिन मैं अकेली उसके कमरे में थी। एकदम तो मुझे यह समझ नहीं आया कि मैं उसके कमरे में आई कैसे, लेकिन फिर रात वाला हादसा मुझे याद आने लगा और जिसे याद करते हुए मेरे होश उड़ गए थे। मुझे तो यह तक नहीं मालूम था कि बाहर हुआ क्या था। मैं फ़ौरन से उसके कमरे से बाहर आई तो दिनेश सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था।
उसके बाजू में पट्टी बंधी हुई थी और उसके सर पर भी जख्म का निशान था। यह देखकर मैं उसके पास आ गई। मैंने कहा, तुम यहाँ और वह लोग? तो दिनेश कहने लगा, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वह पुलिस की हिरासत में है। यह कहकर वह मुझसे नजरें चुराने लगा और मैंने कहा कि तुम्हारे बाजू पर क्या लगा हुआ है? वह कहने लगा कि लड़ाई के दौरान उन लोगों ने मुझ पर गोली चलाई थी, लेकिन वह मेरे बाजू से छूटकर गुजरी थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल में पट्टी करवा कर आया हूँ। तुम शायद बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें किसी चीज़ की खबर नहीं थी, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। वह मुझसे नजरें चुराए बात कर रहा था। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया कि चलो दिनेश को कुछ नहीं हुआ और वह लोग पुलिस की हिरासत में पहुंच गए थे। लेकिन उस दिन के बाद से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। पता नहीं क्यों दिनेश भी चुप चुप सा रहने लगा था। अब वह पहले जैसे शरारत, बात बात पर हंसना, मेरे साथ मजाक करना बिल्कुल भी बंद कर चुका था। दिनेश को मैं जैसा समझती थी वह वैसा नहीं था। अब तो काफ़ी संजीदा हो गया था। मुझे ज़्यादा बात भी नहीं करता था, पता नहीं क्यों। मैं उसके सामने खाना रखती तो वह किसी गहरी सोच में डूबा रहता था। मेरे 2-3 बार याद दिलाने पर वह खाना खाता था। इस बात को 1 महीना गुजरा था कि मेरी तबीयत खराब सी रहने लगी थी और एक दिन मुझे इतनी ज़ोर का चक्कर आया कि मैं लहरा कर नीचे गिरने ही वाली थी कि दिनेश ने मुझे अपनी बाहों में संभाल लिया था। अगर दिनेश मुझे सहारा न देता तो मेरा सर टेबल में जाकर लगता और मैं बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुकी होती। दिनेश ने मुझे सहारा देकर सोफे पर बिठाया और कहने लगा, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो, अपना ख्याल रखो, देखो कैसी फीकी पड़ गई हो। शायद कमजोरी की वजह से तुम्हें चक्कर आ गया है। दिनेश ही मुझे डॉक्टर के पास ले गया था, लेकिन मैं डॉक्टर के कमरे में अकेली ही गई थी। उसने कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे, उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी, लेकिन जैसे ही वह रिपोर्ट आई उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। डॉक्टर कहने लगी कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर तो मैं चक्कर खाकर रह गई थी। मेरा पति तो पिछले 6 महीने से मेरे साथ नहीं था और सबसे बड़ी बात, मेरे पति ने तो मुझे आज तक हाथ भी नहीं लगाया था। तो इसका मतलब दिनेश ही मेरे साथ, मगर कब और कैसे तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। मैं सोच सोच कर परेशान थी कि उसने मेरे साथ ऐसा कब किया, क्योंकि ना तो मैंने किसी नशे की दवाई ले रखी थी, ना ही मुझे कोई ऐसी नशीली चीज़ खिलाई गई थी। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? मुझे याद आने लगा कि जिस दिन हमारे घर चोर घुस आए थे, मैं डर की वजह से बेहोश हो गई थी और उसके बाद से दिनेश का रवैया भी बिल्कुल बदल सा गया था। खोया खोया सा रहने लगा था और बिल्कुल चुपचाप हो गया था। कहीं उसी रात को दिनेश ने मेरे साथ? इस सोच ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। उसने मेरी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था, वह भी ऐसे वक्त पर जब मुझे उसके सहारे की ज़रूरत थी। मैंने अपने बहते आंसू पोंछे और डॉक्टर के कमरे से बाहर आ गई। वह सामने ही बैठा हुआ था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या हुआ? डॉक्टर क्या कह रही है? मैं उसे जवाब क्या देती? मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा था कि घर जाकर उससे पूछूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उसके भाई की पत्नी थी, उसे शर्म आनी चाहिए थी ऐसा सब कुछ करते हुए। लेकिन घर जाकर तो मेरे होश उड़ गए थे। सामने ही अखिल खड़े मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मैं देखकर दंग रह गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। लेकिन मैंने देखा कि अखिल को देखकर दिनेश कुछ ज़्यादा परेशान सा हो गया था। मैं अखिल के पास चली गई। उस समय मैं इस कदर अंदर से दुखी और टूटी थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अखिल के साथ लगकर रोने लगी कि उन्हें कैसे बताऊं कि उनके भाई ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं तो मुश्किल समय में उसके पास इसलिए गई थी कि मुझे लगा था कि वह मुझे पनाह देगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह मुझे बर्बाद करके रख देगा। अखिल मेरा सर सहलाने लगे और कहने लगे, मैं आ गया हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम रो क्यों रही हो? अगले पल जो हुआ ऐसा हुआ कि ज़मीन आसमान मेरे आंखों के नीचे एक हो गए, क्योंकि थोड़ी ही देर में दिनेश भी अखिल के करीब आ गया। लेकिन उसके बाद जो हरकत उसने की, मैं चौंक गई। उसने मेरा बाजू पकड़ा और एक झटके से मुझे अखिल से अलग कर दिया। यह देखकर अखिल भी हैरान थे। मुझे अखिल से पीछे करके दिनेश कहने लगा, दूर रहो इससे। दिनेश के बोलने का अंदाज बहुत ही सख्त था। अखिल ने गुस्से से कहा, यह क्या बदतमीजी है? यह तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसी हरकत कर भी कैसे सकते हो? और उसके बाद जो बात दिनेश ने कहा, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। कहने लगा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। यह मेरी पत्नी है, तुम्हारी नहीं, और यह बात तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए तो मेरी पत्नी को अपने आप से दूर ही रखो।
उसके करीब जाने की कोशिश मत करना। दिनेश के मुंह से यह शब्द सुनकर मैं हैरत से कभी दिनेश का तो कभी अखिल का मुंह देख रही थी। दिनेश के मुंह से यह बात सुनकर मुझे लगा कि शायद अखिल उसका गला ही दबा देंगे, लेकिन अखिल ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि अखिल के चेहरे पर एक मायूसी फैल गई थी। दिनेश कहने लगा कि याद है ना, जब फेरे हुए थे उस समय चेहरे पर सेहरा डालकर तुम्हारी जगह मैंने फेरे लिए थे। पंडित जी ने शादी के जितने भी मंत्र और विधि विधान किए थे वह सब मेरे और सुगंधा के लिए थे। उस समय सुगंधा का हाथ मेरे हाथ में था, तुम्हारे हाथ में नहीं। तुमने तो सुगंधा से शादी करने के लिए मना कर दिया था। हाँ, यह अलग बात है कि मैंने यह सब तुम्हारे कहने पर किया था, क्योंकि तुम्हें सुगंधा पसंद नहीं थी। तुम विदेश जाना चाहते थे और वहाँ की लड़की तुम्हें पसंद थी और उसी से तुम शादी करना चाहते हो, और जिसकी खातिर तुम हिंदुस्तान छोड़कर वहाँ चले गए थे। यही कहना था ना तुमने कि अभी फ़िलहाल के लिए तुम सुगंधा से शादी कर लो, क्योंकि तुम वापस नहीं लौटोगे और जैसे ही कुछ साल गुजरेंगे तो फिर तुम सुगंधा को तलाक दे दोगे। यह ड्रामा भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे यह बताओ कि तुम वापस क्यों आए हो? तुम्हें तो एक विदेशी लड़की से प्यार हो गया था और तुम उसी से शादी करने वाले थे। फिर तुम अकेले वापस क्यों आए हो? तुम उस लड़की से शादी नहीं की? मैं तो यह सुनकर अपना गम भूल बैठी थी। यह सब मैं क्या सुन रही थी? अखिल कहने लगे कि मुझे उस लड़की ने धोखा दिया है, इसलिए मैं वापस लौट कर आया हूँ। इसलिए तुम अब सुगंधा को तलाक दे दो, मैं इससे शादी कर लूँगा। यह सुनकर मुझे लगा जैसे मैं कोई खिलौना हूँ। मैंने कहा, मुझे बताए बगैर कौन से खेल खेले हैं आप दोनों भाइयों ने मेरे साथ? एक दुनिया के सामने मुझसे शादी करता है क्योंकि उसकी माँ ने बचपन से मुझे उस नाम के साथ बांध रखा था, और फिर मुझे बिना छुए ही इंतज़ार का कहकर दूसरे देश चला जाता है। फिर दूसरा भाई आकर मेरे साथ वक्त गुजारता है, बिना मुझे बताए मेरे साथ रिश्ता बनाता है। मैं तो तड़प रही थी कि देवर के हवस की निशानी मैं अपने शरीर में लिए अस्पताल से वापस आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कौन सा घिनौना खेल खेला गया है। यह बात सुनकर तो दिनेश और अखिल दोनों ही हैरान हो गए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपना पर्स से रिपोर्ट निकालकर उन दोनों के मुंह पर दे मारी। अखिल कहने लगे, यह तुमने क्या किया है? तुम्हें शर्म नहीं आई? दिनेश के शब्द और भी तेज थे। कहने लगा, यह मेरी पत्नी है, इसलिए मुझे अपने किसी भी काम पर कोई अफसोस नहीं है। यह अलग बात है कि जब मैं सुगंधा के साथ फेरे लिए थे उस समय मेरे दिल में सुगंधा के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं सुगंधा से मोहब्बत करने लगा हूँ और उसके बगैर जीने की सोच भी नहीं सकता। यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर से बाहर ले गया। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना। तुमने धोखे से मुझसे शादी की और मेरी बेरूसी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया, लेकिन दिनेश ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे गांव ले गया। दिनेश ने ही मेरी सास को और मेरे माँ बाप को सारी हकीकत बताई थी। सारी हकीकत जानकर सब लोग हैरान रह गए थे। सबने अखिल और दिनेश को बुरा भला कहा था। अखिल से तो मेरी सास ने बात करना ही बंद कर दिया था। अखिल भी गांव नहीं आए थे, वह अपने इस फ्लैट में रहकर कोई नौकरी करने लगे थे। इधर दिनेश ने मेरा बहुत ख्याल रखता था, वह हर चीज़ का ख्याल रखता था, लेकिन मैंने 6 महीने बाद ही मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा समय से पहले ही जन्म लिया था, इसलिए वह जिंदा नहीं था। मैं जब शहर से गांव आई थी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, ठीक से खाना भी नहीं खाती थी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। शायद यही वजह रही होगी कि मैंने बच्चे को समय से पहले ही जन्म दे दिया था। जैसे ही मेरी तबीयत खराब हुई थी, दिनेश मुझे शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर आया था। मेरी हालत भी ठीक नहीं थी और जब मेरी तबीयत थोड़ी संभली तो दिनेश ने एक डीएनए रिपोर्ट मेरे सामने रख दी, जिससे यह साबित हुआ कि यह बच्चा उसका नहीं था। वह कहने लगा, जिस रात को डाकू आए थे उन्होंने मेरे बाजू पर गोली मारी और मेरे सर पर पिस्टल से मारा और मैं बेहोश हो गया था। मैं नहीं जानता था कि फिर क्या हुआ था, लेकिन जब दोनों घर से जा चुके थे, कमरे का दरवाज़ा टूटा हुआ था और जब मैं कमरे में आया तो तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ गया था कि वह तुम्हारे साथ गलत हरकत कर चुके हैं। तुम बहुत ही गलत हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। मैंने ही तुम्हारे कपड़े ठीक किए थे। जब तुम्हारी रिपोर्ट मैंने देखी तो मुझे यही ठीक लगा कि मैं तुम्हें अपना लूं, क्योंकि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं था। जो कुछ भी हुआ था वह एक हादसा था। मैं पत्थर खाई हुई आंखों से कभी उसको देख रही थी तो कभी उस रिपोर्ट को। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं चीख मार मार कर आंसू बहाऊं
या फिर भगवान का धन्यवाद करूं, जिसे दिनेश के रूप में मुझे इतना अच्छा पति दिया था। मेरी आंखों से आंसू निकलता देखकर दिनेश मेरे करीब आ गया। उसने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किया और मेरा सर अपने कंधे पर टिका लिया। दिनेश का स्पर्श पाते ही मैं और भी तड़प तड़प कर रोने लगी थी। मैंने कहा, दिनेश मुझे माफ़ कर दो। मैं तो तुम्हें बहुत ही नीच इंसान समझती थी, लेकिन तुम्हारी जैसी महानता मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। मेरी वजह से आज तक तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है, मुझे माफ़ कर दो। दिनेश धीरे धीरे मेरी पीठ सहला रहा था, कहने लगा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचा। मुझे पता था तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ है वह नेचुरल है। कोई भी लड़की यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो तुम्हारे साथ हुआ था। मैंने सुकून से आंखें मूंद ली थी। मेरे दिल में दिनेश के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया था। घर आने के बाद दिनेश ने मेरी बहुत देखभाल की थी। धीरे धीरे मेरी तबीयत संभल गई थी और मैंने उसके बाद खुशी खुशी दिनेश को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि लोग हमारे प्यार की मिसाल देते हैं। दिनेश की हमराही में मैं बहुत खुश हूँ और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।